संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वे सफलता अवश्य ही पाते हैं। जिनमें हौसला जुनून हुनर है और संभव से आगे चल जाने का, वे ही सफलता के शिखर पे जीत का परचम लहराते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। उड़ान सीरीज़ हमने 2026 में करेंट अफेयर्स के लिए शुरू किया है। इस सीरीज के तहत हम लोग डेली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल घटनाक्रम को समाहित करते हुए करेंट अफेयर्स की चर्चा इसमें करते हैं। करेंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए कील साबित होता है, अंतिम कील के रूप में कार्य करता है और सभी प्रतियोगी परीक्षा में दिनों दिन इसका वेटेज, भारांक जिसको हमको कहते हैं, प्रश्नों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो किसी एक पुस्तक से तैयारी कर लेने में एकाएक या फिर साल भर का करेंट अफेयर्स में एक बार पढ़ लेने से वो आपके ऊपर बर्डन और बोझ बढ़ता चलता है। इसलिए इस समस्या के निदान के लिए हम आपके 20 से 30 मिनट का एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और उसमें डेली करेंट अफेयर्स का एनालिसिस हम लोग करते हैं, ताकि आपके लिए देखने में भी आसानी हो और आप बेहतर तरीके से स्वयं भी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर सके। इसी में चलिए आज से हम लोग उड़ान एक्सप्रेस बैच का 5 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है कि केंद्र सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा की थी, जिसके लिए रंजना देसाई समिति का गठन किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। उनमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। वेतन आयोग में इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो हाल ही फिलहाल में 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला राज्य असम बना है। अब हो सकता है कि इसके संबंधित दिशा निर्देश रंजना प्रसाद देसाई समिति रिपोर्ट हो सकता है 2-4-5 महीना बाद या 10 मंथ बाद दे, जिससे हो सकता है कि ये केंद्र सरकार इसको 2027 से जोड़ के इसमें वेतन भत्ते पेंशन, यानी वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन आदि के लिए किए जाते हैं। उसमें कितनी अनुशंसा, वृद्धि की अनुशंसा किया जाए, उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, उसके सुझाव देती है। उस आधार पर केंद्र सरकार इसको लागू करती है, लेकिन इसको बैक डेट से लागू किया जाता है। जैसे मान जाए, हो सकता है कि ये रिपोर्ट आपको 2027 में सरकार को सबमिट करे और सरकार इसको 2027 के दिसंबर, नवंबर या मार्च, अप्रैल से मान लागू करे। लेकिन है सरकार का कि 1 जनवरी 2026 यानी पूर्व से भी लागू होगा और आपको बाद में एरियल के रूप में, हो सकता है रिटायरमेंट के समय या धीरे धीरे वेतन के रूप में जोड़ के आपको ये पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए असम सरकार ने कह दिया है कि हम लोग 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग की अनुशंसा लागू कर रहे हैं और ऐसा करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि संबंधी दिशा निर्देश के लिए किया गया है। इसमें एक सदस्य हैं और 2 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रसाद देसाई जी का इनके अध्यक्ष हैं। हम जानते हैं केंद्र सरकार ने अभी तक 1 से लेकर 7 वेतन आयोग का गठन किए हैं और इस वेतन आयोग में 7वां वेतन आयोग की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और इसकी अनुशंसा 31 दिसंबर 2025 के लिए मान्य थी। पहला वेतन आयोग का गठन आज़ादी के बाद 2046-47 के में किया गया था और अभी तक जो है 7 वेतन आयोग ने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। अब 8वां वेतन आयोग लागू है। आगे चलिए हम लोग वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर वेनेजुएला को लेकर देखते हैं। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की, डेल्सी रोड्रिगेज, नाम याद रखिएगा, डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा है। हम लोग कल जानते हैं कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने अगवा कर लिया था, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही बुरा समय माना जाता है कि किसी दूसरे देश की सेना ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए राष्ट्राध्यक्ष को अगवा कर लिया हो। विश्व के कई सारे देश इसकी निंदा कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी संप्रभु सरकार को इस तरह से उठवाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन के खिलाफ व्याप्त समस्याओं को प्रदर्शित करता है और ये अमेरिका के फिर वही बात वर्चस्व वाली रणनीति को दर्शाता है। वेनेजुएला के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। राजधानी इसकी कराकस है। मुद्रा इसका नाम वेनेजुएला बोलीवर है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल रिजर्व भंडार है। करीब 303 बिलियन बैरल वाला देश है। इस बात को याद रखिएगा, सारा खेल तेल का है। इसी तेल भंडार, रिजर्व भंडार को विनियमित करने के लिए और उस पर कैप्चर करने के लिए अमेरिका जो है इस पे शासन प्रशासन पे ये काम कर रहा है कि ताकि उसके अनुसार से कम करे। लेकिन जो निकोलस मादुरो हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और इसका झुकाव रूस, चीन, क्यूबा, इन सब देशों की तरफ ज़्यादा होता है और अमेरिका को ये चीज़ें सुहाता नहीं है, इसलिए वो इस दिशा में कार्य करता है। इससे पहले भी अमेरिका इतिहास जान लीजिए कि अमेरिका ने 2006 में सद्दाम हुसैन जो इराक के थे, वही इराक में भी तेल संसाधन संपन्न देश है, इराक के भी शासन अध्यक्ष को उसी तरह से
उन्होंने किया और वहाँ पे उसको फांसी की सज़ा दे दी गई सद्दाम हुसैन को। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और मिलिट्री टेक ओवर कर लिया गया था वहाँ पे। उसके बाद 2011 का आप लोग को याद होगा, लीबिया के थे कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी, उसको भी बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और उन्होंने भी मिलिट्री टेक ओवर किया था। और 2026 में भी निकोलस मादुरो, तो 3 बार ऐसा किया गया है, ये चीज़ है। और एक आप लोग जानते हैं कि जो सीरिया में हुआ था, जो बशर अल-असद की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, वहाँ भी माना जाता है कि अमेरिकी सेना या अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही हाथ था, लेकिन उसको ऑफिशियल तौर पर से अमेरिका ने इसको अपनी महत्ता नहीं गिनवाई है। तो ये अमेरिका का प्राचीन नीति रहा है कि जो भी देश उसके खिलाफ, खास करके तेल संपन्न देश, जब उसकी ऊर्जा संरक्षा के लिए अपने तरीके से कार्य करना शुरू करता है तो अमेरिका अपनी दादागिरी मनवाता है। भारत के लिए उतनी ये खबर नुकसानदेह या मतलब मिलाजुला असर भारत के लिए है। भारत के वहाँ करीब वेनेजुएला में 500 भारतीय काम करते हैं, ONGC, IOCL जैसी कंपनियां काम करती है। और भारत ने कभी करीब $35 बिलियन का तेल जो है वेनेजुएला से निर्यात किया था, जो बहुत कम मात्रा में है। दुनिया के अन्य देश से भी इसकी भरपाई हो जाएगी। तो ये भारत के लिए खबर जो है बस इस परिप्रेक्ष्य से है कि दुनिया में किसी भी प्रकार, जो कि भारत की विदेश नीति हमेशा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोधी रही है, तो ये भारतीय विचारधारा के खिलाफ है। अगला महत्वपूर्ण है, हम लोग ने पिछले क्लास में भी देखे थे कि 31 दिसंबर 2025 जो वर्ष का अंतिम दिन था 2025 को, उस दिन पूरे देश के गिग वर्कर्स ने हड़ताल किया था। अब सरकार ने जो हाल ही में 4 श्रम संहिता लागू किए थे, उस 4 श्रम संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किया। उसी में गिग वर्कर के लिए भी सामाजिक सुरक्षा मसौदा, सामाजिक सुरक्षा मतलब होता है कि जो कंपनी में काम करते हैं उसके लिए वेतन, पेंशन, उसके लिए स्वास्थ्य बीमा, उसके लिए सामाजिक बीमा, इन सब का कार्य हो, तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का मसौदा केंद्र सरकार ने ही तय कर लिया है। और गिग वर्कर वैसे वर्कर होते हैं जो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं और उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्शन होता है, जैसे स्विगी, जोमेटो, जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनसे। और ये अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं और हो सकता है कि एक साथ, मान लीजिए वो कभी एक ही दिन वो स्विगी के लिए भी काम करे, जोमेटो के लिए भी काम करे, इस टाइप के कार्य होते हैं। तो उसके लिए उसके पास किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं होती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी किए तो फिर काम नहीं मिलता था, मतलब समय छुट्टी सहित वेतन नहीं मिलता था। तो ये सारी समस्याएं थी और इसका बड़े पैमाने पर संसद में भी सवाल उठाए जा रहे थे। और चूँकि करीब हम बोले थे कि 1.5 करोड़ लोग इस रोजगार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये देश की बहुत बड़ी श्रम बल के लिए समस्या थी। तो सरकार ने इसके लिए हाल फिलहाल में क्या है कि लागू किया है मसौदा नियम कि किस आधार पे कैसे किसी को, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उसमें सबसे पहला नियम मसौदा है, किसी एक प्लेटफॉर्म, मान लीजिए स्विगी पर कम से कम 90 दिन तथा एक से अधिक प्लेटफॉर्म, मान लिया जाए स्विगी, जोमेटो दोनों पर काम कर रहा है, काम करने वाले के लिए वर्ष में कम से कम 120 दिन काम किया तो वो सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए तय किया गया है। यदि मान लिया कोई व्यक्ति, एक ऐप है ओला पर यदि उसने 90 दिन काम कर लिया लगातार, तो वो भी कार्य माना जाएगा। मान लीजिए उसने एक वर्ष में ओला के लिए किया 60 दिन, उबर के लिए किया 30 दिन, तो हो गया 60, 30, 90, और जोमेटो के लिए कर दिया 30 दिन, तो 120 दिन हो गया। तो टोटल मिला के 120 दिन हो गया। तब जाके वो सामाजिक सुरक्षा के लिए हकदार, यदि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर 90 दिन यानी 3 महीना और एक से अधिक प्लेटफॉर्म के लिए 4 महीना कंटिन्यू सेवा दे देता है, मतलब वर्ष के अंदर में, तो वो सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए हकदार है। और उस कंपनी को देना पड़ेगा, उसको क्या क्या देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुविधा, कार्यस्थल की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि एक दिन में एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है तो उसे अलग अलग कार्य दिवस माना जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार एसआई कोई भी परीक्षा में आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि कितना दिन माना गया है, तो 90 दिन, या एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर 120 दिन माना गया है। कौन जारी किया है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किया है। तो इस टाइप का, आप इसके मंत्री कौन हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत के श्रम और रोजगार मंत्री समय कौन है, किनके पास भारत का श्रम और रोजगार मंत्रालय है। आगे है कि ये सामाजिक सुरक्षा का आयाम है। अब इसके लिए एक डेटा फैक्ट आपके लिए तैयार हम किए हैं कि भारत का सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, यानी 2015 में 19% लोग को ही न्यूनतम वेतन संबंधित नियम, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो काम में जुड़े हुए हैं उसको, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से अहम प्रावधान थे। जैसे
जो होता है ना कि हेल्थ कार्ड बना हुआ है सरकारी कर्मचारी के रूप में, निजी कर्मचारी यदि कहीं कार्य कर रहे हो संगठित क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में सरकार ने उसकी सीमा कितना कर लिया है, बढ़ा के 64% कर लिया है, जो एक बेहतर बदलाव को दर्शाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मतलब जो हाइड्रोजन ईंधन से चलती हो उसे हाइड्रोजन ट्रेन कहा जाता है। यह हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर संचालित होगा और इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया है। और हाइड्रोजन इंजन जो है वो हम लोग जानते हैं कि CO2 उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन में जो जल हमारा है H2O, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है हरित ऊर्जा से। याद रखना है कि जो हरित हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं, उसमें हरित हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन कहेंगे जिसके H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस करने में हरित हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जिंद स्टेशन के पास 2000 मीटर स्क्वायर में एक हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। किसके लिए? इस इंजन के, हाइड्रोजन इंजन के ईंधन भरने के लिए। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दूरदर्शन समाचार जो है DD न्यूज़ जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी महानिदेशक बनी है ममता वर्मा। इंपॉर्टेंट खबर नहीं है लेकिन फिर भी न्यूज़ के हिसाब से याद रखिएगा कि DD न्यूज़ की महानिदेशक बनी है ममता शर्मा। अगला है ऑस्कर सूची के लिए आधिकारिक तौर पर चुनी जाने वाली पहली मराठी फिल्म जो है वो दशावतार बनी है, जिसको ऑस्कर फिल्म के लिए नामित। और हम लोग जानते हैं कि जो ऑस्कर पुरस्कार ये 2026 के लिए प्रविष्टि था, हम 2025 के लिए जानते हैं कि ऑस्कर फिल्म में भारतीय फिल्म होम बाउंड, जो हम लोग जानते हैं कि होम बाउंड को इसमें प्रविष्टि दिया गया था। उसके बाद 2025 का जो 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला अनोरा को। आप लोग याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अनोरा का मिला ऑस्कर अवार्ड में। उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एंड्री बॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रिकॉर्ड एंड्री बॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो मिक्की मेडिसन को मिला अनोरा फिल्म के लिए। याद रखिएगा। तो फिल्म में अनोरा, हीरो में एड्रियन बार्डी और हीरोइन में, अभिनेत्री में मिक्की मेडिसन को याद रखिएगा 97वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगला देखते हैं 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया वाराणसी यूपी में। तो इसको याद रखिएगा, वाराणसी यूपी में शुभारंभ किया गया है। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। ब्रेल एक प्रकार का स्पेशल भाषा होती है। जो लोग दृष्टिगत रूप से बाधित होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आँख से जो लोग देख नहीं सकते हैं, उसको छू के पढ़ने के लिए एक प्रकार का स्पेशल भाषा का डिजाइन किया गया जिसे ब्रेल भाषा कहा जाता है। और हम लोग एक जो है पटना स्टेशन पर, बिहार में पटना जंक्शन पर ब्रेल भाषा में पटना स्टेशन का मैप बनाया गया है। कोई भी दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन व्यक्ति स्टेशन पर जाके स्टेशन संबंधित मैप के जरिए कि किस प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन किस ओर है वो देख सकते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमने एक और देखा था कि विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, और एक और बताए थे कि DRDO ने अपना स्थापना दिवस भी कब मनाया? 1 जनवरी को 1958 को उसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है भारत की PV सिंधु। याद रखिएगा। अगला ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही याद रखिएगा जो मिचेल स्टार्क है उन्होंने भी T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। याद रखिएगा, दोनों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तुर्कमेनिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दिया है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित एक प्रकार का अविकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज मुद्रा होता है जो कि वर्तमान में डिजिटल लेन देन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन खनन में, माइनिंग में बहुत सारी पर्यावरण जटिलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग संगठित अपराध, आतंकवाद आदि में किया जाता है। इसलिए दुनिया के कई सारे देशों ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं। तो उसमें भी तुर्कमेनिस्तान एक है जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता देने वाला मध्य एशिया का पहला देश बना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, ये कॉलेज है जिम्स ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक खोला गया है। आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ AI के रूप में सारी सब सुविधाएं, असिस्टेंट हैं, कार्य कर रहे हैं। तो भारत का पहला AI क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो जिम्स ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। याद रखिएगा।
एक हम लोग भारत सरकार का कार्यक्रम है जो 2015 में ही शुरू हुआ था कि भारत में जितने भी अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट संबंधित जो भी परियोजना है, जैसे रोड, सड़क, बिजली, बंदरगाह, आपके गांव में नेशनल हाईवे बन रहा है, बिहार में भी 4 लेन सड़कें बन रही है, बंदरगाह परियोजना है, सागरमाला परियोजना है, बेहतर बिजली व्यवस्था है। इन सब के लिए जो कार्य होते हैं, जो केंद्र सरकार की योजना होती है, उसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम या एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब गवर्नेंस मतलब शासन कैसा है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका क्रियान्वयन समय से हो, उसके लिए एक कार्यक्रम था। इसका नाम ही रख दिया था प्रगति मिशन, PRAGATI। इसकी 50वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी और PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें भारत सरकार द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार की गतिशील परियोजनाओं के बारे में चर्चा किया गया और उसके लिए नियामक। तो हो सकता है कि SSC रेलवे जैसे एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर से ज़रूर इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोगों ने ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 5 जून का देख लिया। अब हम लोग इसी का देखते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, हम लोग जानते हैं ये कैमूर जिला में अवस्थित है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और तो बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किसने की है? बिहार सरकार ने की है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में कुल मिलाकर 13 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और एक नेशनल पार्क है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं, याद रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवड़ पक्षी झील बेगूसराय, 2 है नागी और नकटी डैम, वो है नागी और नकटी डैम। और हाल फिलहाल में बिहार के 2 स्थलों को रामसर स्थल में सूचित किया गया है, शामिल किया गया है। वो उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, बहुत सारे लोग उदयपुर झील समझ के उदयपुर राजस्थान वाले बात समझ लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो उदयपुर झील है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में VTR है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास ही उदयपुर झील है, वहीं पर यह है। तो इसको एक बनाया गया है बिहार का रामसर स्थल। और एक और स्थल बनाया गया है गोगा बील झील, ये सामुदायिक रिजर्व भी है। गोगा बील झील ये कटिहार जिला में स्थित है, तो इसको जो है बनाया गया है। तो बिहार में 5 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा, 5 रामसर स्थल, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, 1 नेशनल पार्क है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पटना उच्च न्यायालय के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जस्टिस संगम कुमार साहू जी को। इनकी नियुक्ति कौन होता है? नियुक्ति इनको कौन करते हैं? तो नियुक्ति इनको करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। एक कोलेजियम प्रणाली होती है जिसमें एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य जज होते हैं। ये चारों जज मिलकर इसको कोलेजियम प्रणाली कहा जाता है। यही 5 लोग मिलके राष्ट्रपति को विभिन्न नामों की अनुशंसा करते हैं और इसी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। किनकी? चीफ मतलब किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संगम कुमार। और हम लोग जानते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 1916 में हुआ और सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चैम्पियर, जिसको हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में चैम्प्स चैमियर कहते हैं, तो चैम्प्स चैमियर जो है पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है जीरादेई सारण, डॉक्टर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म दिवस हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म स्थान है जीरादेई सारण, वहाँ पर आयोजित किया गया 51वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता। इसका खिताब फाइनल में बेगूसराय को हराकर बक्सर ने जीत लिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा
हम लोग का आज का करंट अफेयर्स था। एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जो मुख्य करंट अफेयर्स था कि 8वां वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला राज्य असम बना है। इस 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई जी हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसके थे। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रोड्रिगेज को चुना गया है। उनको पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को दक्षिण अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी राजधानी काराकस है और मुद्रा बोलीवर है। गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा मसौदा तय किया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म के लिए कम से कम 90 दिन और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए 120 दिन कार्य करना अनिवार्य है। उसके बाद हाइड्रोजन इंजन चलित देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी। कहाँ चलेगी? हरियाणा में। दूरदर्शन की महानिदेशक बनी है ममता वर्मा। फिल्म दशावतार को ऑस्कर सूची में शामिल किया गया है और शामिल होने वाली महाराष्ट्र की पहली मराठी फिल्म बन गई है। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन वर्चुअल रूप में डिजिटल रूप में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी फेडरेशन की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है PV सिंधु। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने पूरे क्रिकेट से फॉर्मेट से और मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्राप्त दी है और ऐसा करने वाला मध्य एशिया का पहला देश बन गया है। भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक जिम्स ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। प्रगति की 50वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है। पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू बने हैं। जीरादेई असम में आयोजित 91वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता खिताब बेगूसराय को हराकर बक्सर ने जीत लिया है। तो ये हम लोग का रहा करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। अरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए। नमस्ते, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।